स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। छत्रपति शिवाजी महाराज। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो, इसके साथ ही वो वीर, साहसी, होनहार और एक सच्चा देशभक्त हो, तो इस दुनिया में उसकी फतेह निश्चित है। लेकिन एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों की कल्पना करना मानो असंभव प्रतीत होता है। परंतु भारतीय इतिहास के पन्नों का रुख करें तो उसमें एक ऐसे शूरवीर का नाम आता है जिनमें ये सभी गुण मौजूद थे। इस वीर पुरुष ने 16 वर्ष की आयु से ही अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाया, मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इंडियन नेवी तथा गुरिल्ला युद्ध शैली का आरंभ किया। इनके जज्बे और रणनीतियों के आगे महान से महान योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन से। अर्ली लाइफ ऑफ शिवाजी। दोस्तों, शिवाजी का जन्म पुणे स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था और डेक्कन के अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकोंडा में कुतुब शाही का राज था। इनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति के पद पर तैनात थे और वे वहीं रहा भी करते थे। दरअसल मुगल बीजापुर पीस ट्रीटी के तहत शाहजी भोसले को बीजापुर के साउथ में भेज दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें पुणे की जागीर कलेक्ट करने की अनुमति थी, लेकिन वहां रहने की नहीं। इसलिए उन्होंने पूना की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम कर दी थी। खैर, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज काफी छोटे थे, इसीलिए उनके बिहाव पर दादाजी कोंडादेव जागीर कलेक्ट करते थे। शाहजी भोसले के न रहने पर दादोजी ने ही एक अच्छे अभिभावक की तरह शिवाजी का लालन पालन किया, उन्हें राजनैतिक और प्रशासनिक शिक्षा दी। इसके साथ ही उन्होंने शिवाजी को बुनियादी वॉर टेक्निक्स जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी का ज्ञान भी दिया। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माता जीजाबाई काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उन्होंने अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथों के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर बचपन से ही उन्हें महान बनने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी को बुद्धि कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण भी सिखाए। जीजाबाई ने शिवाजी का चरित्र निर्माण करने में आधारशिला का काम किया था। इसके साथ ही शिवाजी के चरित्र विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का भी प्रभाव था। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने मराठों को संगठित करने और जन्मभूमि की रक्षा करने का संदेश दिया था। मां, अभिभावक और गुरु रामदास के आदर्शों से प्रेरणा पाकर शिवाजी बचपन में ही एक साहसी और निर्भीक योद्धा बन गए। आइए अब जानते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने संघर्ष की शुरुआत की। कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ शिवाजी महाराज। दोस्तों, शिवाजी जब 16 वर्ष के हुए तो दादाजी कोंडादेव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूना की जागीर का एक्चुअल कंट्रोल उनके पास आया। परंतु शिवाजी को आदिल शाह की गुलामी मंजूर नहीं थी। दरअसल पुणे अभी भी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब शिवाजी को तलाश थी एक मौके की, जिससे वो जल्द से जल्द आदिल शाह के चंगुल से छुटकारा पाकर अपना स्वराज स्थापित कर सकें। और उन्हें जल्दी ही ये मौका मिला भी, जब 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजापुर में राजनैतिक उथल पुथल शुरू हो गई। शिवाजी ने इसका फायदा उठाकर तोरणगढ़ के किले पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस आक्रमण में उनका साथ एक छोटी सी सेना ने दिया था, जिसे मावल के नाम से जाना जाता था। इस मावल सेना का निर्माण शिवाजी ने मावल क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा कर किया था। दरअसल शिवाजी जानते थे कि इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। अगर जरूरत थी तो बस इन्हें सही नेतृत्व देने की, और इसीलिए शिवाजी ने इन्हें गुरिल्ला युद्ध शैली में कुशल बनाया। तोरणगढ़ किले पर जीत से शिवाजी के हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा, जिसकी मदद से उन्होंने 2 वर्षों के भीतर ही पुरंदर, कोंडाना, सुपा, बारामती, इंदापुर तथा चाकन किले को भी जीत लिया।
ये सभी किले पुणे और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद थे। इसी बीच शिवाजी ने रायगढ़ में अपनी राजधानी की स्थापना भी की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में शिवाजी का एक ही मूल सिद्धांत था, और वो था कि कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक राज्य का विस्तार करना। और इसीलिए उन्होंने पारंपरिक युद्ध लड़ने के बजाय संधियों, मित्रता और गुरिल्ला युद्ध शैली से दुश्मन को परास्त करने की रणनीति बनाई। शिवाजी के दिन रोज बढ़ते टेरिटोरियल एक्सपेंशन से बीजापुर सुल्तान को यह डर सताने लगा कि अगर समय रहते शिवाजी पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब सुल्तान भी अपनी राजगद्दी खो बैठेंगे। और इसके लिए उन्होंने शिवाजी के पिता का सहारा लिया और उन्हें अपने पुत्र को समझाने के लिए भेजा। परंतु सुल्तान की यह कोशिश नाकामयाब रही और इसी से क्रोधित होते हुए उसने 25 जुलाई 1648 में अपने ही सेनापति यानी शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया। पिता के बंदी बनने से शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपना विजय अभियान थाम लिया और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आदिल शाह को कोंढाना का किला भी सौंप दिया, जिसके पश्चात शाहजी भोंसले को 1649 में रिहा किया गया। पिता के रिहा होते ही शिवाजी वापस अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन में व्यस्त हो गए। सबसे पहले उन्होंने जावली के जागीरदार चंद्रराव मौर्य को हराकर उनके राज्य पर कब्जा किया। इसके साथ ही शिवाजी ने सावंतवादी के सावंत्स, मुधोल के घोरपड़े, फलटन के निम्बाड़कर जैसे जागीरदारों को भी हिंदवी स्वराज्य का ख्वाब दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया। किसी के साथ उन्होंने युद्ध किया तो किसी के साथ मित्रता और संधि। ऐसा करके शिवाजी ने धीरे धीरे एक बड़ी सेना तैयार कर ली। इसके बाद शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने बीजापुर में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आदिल शाह टू के रातों की नींद उड़ चुकी थी। ऐसे में उसने अपने सेनापति अफजल खान को 1657 में 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए भेजा। अफजल खान कद काठी और सैन्य ताकत के मामले में शिवाजी से काफी शक्तिशाली था। इसके साथ ही अफजल खान अत्यधिक क्रूर और निर्दयी भी माना जाता था। जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमले करना शुरू किए तो शिवाजी महाराज ने इस तरह से बर्ताव किया मानो वो उससे डर गए हों, और वो अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ के किले में चले गए। दरअसल शिवाजी के पास अफजल खान की तुलना में सैनिकों की भारी कमी थी। इसके साथ ही वो प्रतापगढ़ किले को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर अफजल खान के पास सैनिकों की अधिकता थी, परंतु वो किले को भेदने में असमर्थ था और लगभग 2 महीनों तक इसी तरह अफजल खान और शिवाजी के बीच एक स्टेलमेट की स्थिति बनी रही। इसके बाद अफजल खान ने एक योजना के तहत संदेश भेजकर शिवाजी महाराज से भेंट करने की इच्छा जाहिर की। दोनों के बीच मुलाकात के लिए 10 नवंबर 1659 की तारीख तय हुई। शिष्टाचार भेंट होने की वजह से दोनों को ही इस मुलाकात में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जाना था। मुलाकात का समय आया और शिवाजी महाराज अफजल खान के शिविर में पहुंचे। बातचीत के दौरान अफजल खान ने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए शिवाजी महाराज से गले मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जैसे ही शिवाजी ने उसे गले लगाया, अफजल खान ने धारदार खंजर से उनकी पीठ पर वार कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। परंतु जल्द ही उसकी हंसी मातम में बदल गई जब उसने देखा कि शिवाजी खंजर के वार से बेअसर हैं। दरअसल शिवाजी अफजल खान के मंसूबों से वाकिफ थे और इसीलिए उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था, जिस वजह से उनकी जान बच सकी। इसके तुरंत बाद ही शिवाजी ने अपने हाथों के बाघ नख यानी टाइगर्स क्लॉ से अफजल खान पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और लगभग 3,000 सैनिकों की हत्या करते हुए बीजापुर दरबार के बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया। इस पूरे घटनाक्रम में शिवाजी महाराज के शौर्य और बुद्धि कौशल की जितनी भी मिसाल दी जाए उतनी कम है। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद तेजी से बढ़ा और अब वो डेक्कन में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी से बदला लेने का निर्णय लिया और इस बार उसने रुस्तम जहां को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। लेकिन 1659 में शिवाजी ने रुस्तम जहां को हराकर पन्हला किले पर विजय हासिल की।
इस तरह शिवाजी महाराज से बार बार हारने के बाद जब आदिल शाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। और यहीं से शुरू होती है शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के आपसी संघर्ष की कहानी। शिवाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब। दोस्तों, डेक्कन में शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत देखकर औरंगजेब भी काफी चिंतित था। दरअसल वो भी अपने मुगल राज्य का विस्तार इस रीजन में करना चाहता था, परंतु यहां शिवाजी महाराज का दबदबा था और इसीलिए उसने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख सैनिकों को 1660 में डेक्कन की ओर रवाना किया। शाइस्ता खान ने पुणे और आसपास के इलाकों में आक्रमण करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी ये जानते थे कि शाइस्ता खान की इतनी बड़ी सेना का सामना वो आर पार की जंग में नहीं कर सकते। अगर उन्हें शाइस्ता खान को हराना है तो उन्हें युद्ध नीति नहीं बल्कि रणनीति का काम लेना होगा, और इसीलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाते हुए 400 सैनिकों के साथ भेस बदलकर शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी तथा उसके कई सैनिक और परिवारजनों को भी मार डाला, जिसके बाद शाइस्ता खान की हार हुई और वो डेक्कन से वापस लौट गया। लेकिन इससे पहले 3 सालों तक शाइस्ता खान ने शिवाजी के राज्य में काफी तबाही मचाई थी, जिसका बदला लेने और अपने राज्य में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगल्स के संपन्न शहरों में से एक सूरत पर आक्रमण किया। सूरत प्लंडर का यह मामला मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अब वो हर हाल में शिवाजी से इसका बदला लेना चाहता था। इसीलिए मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में उसने एक विशाल सेना तैयार की और शिवाजी का मुकाबला करने के लिए उन्हें डेक्कन भेजा। 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें जयसिंह को विजय प्राप्त हुई और शिवाजी को संधि करने के लिए उन्होंने मना लिया। इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। ये शिवाजी और जयसिंह के बीच एक फॉर्मल ट्रीटी थी, जिसे 11 जून 1665 में शिवाजी ने साइन किया। इसके तहत उन्हें अपने 23 किले तथा 4 लाख सोने के सिक्के मुगल शासक औरंगजेब के नाम करने पड़े। इसके साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेना में मनसबदार के पद पर तैनात करने का वादा भी किया। इसके बाद 1666 में जयसिंह ने औरंगजेब और शिवाजी महाराज की आपसी भेंट आयोजित करवाई। इसके लिए शिवाजी महाराज को आगरा के किले में आने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन आगरा पहुंचने के बाद शिवाजी को राज दरबार में 3रे दर्जे के मनसबदार के साथ बिठाया गया, जो उनके लिए काफी अपमानजनक था। शिवाजी इसे सहन न कर सके और वहीं पर उन्होंने औरंगजेब का विरोध कर दिया। औरंगजेब शिवाजी का ये दुस्साहस बर्दाश्त न कर सका और उसने उन्हें संभाजी के साथ आगरा किले में हाउस अरेस्ट करवा दिया। शिवाजी को हर हाल में इस कैद से आजाद होना था और उन्होंने इसके लिए एक रणनीति बनाई। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने एक मिठाई बांटने वाले का भेष धारण किया तथा अपने पुत्र संभाजी को मिठाई की एक टोकरी में छिपा लिया और बड़ी ही चालाकी से आगरा के किले से बाहर निकल आए। इसके बाद शिवाजी मथुरा की ओर रवाना हुए। वहां संभाजी को एक ब्राह्मण की देखरेख में छोड़कर स्वयं अपने राज्य की ओर लौट गए। कुछ सालों तक मामला शांत रहा। 1668 में एक बार फिर मुगल सल्तनत ने शिवाजी के साथ संधि करने की इच्छा जाहिर की और जसवंत सिंह की अगुवाई में शिवाजी और औरंगजेब के बीच ये संधि हुई। संधि के अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की तथा उनके पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदार का ओहदा देते हुए उन्हें बिरार का राज्य सौंप दिया। इसके साथ ही औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आदिल शाही के राज्य पर आक्रमण करने का हक भी प्रदान किया। आदिल शाही का राज्य अत्यंत कमजोर हो चुका था और बिना युद्ध किए ही सुल्तान ने शिवाजी को सरदेशमुखी और चौथाई का हक प्रदान कर दिया। परंतु मुगल कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। औरंगजेब ने संधि की शर्तों को मात्र 2 वर्षों के भीतर ही 1670 में तोड़ दिया। उसने संभाजी से बिरार राज्य छीन लिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब की इस हरकत से काफी क्रोधित हुए और उन्होंने इस ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी। इसीलिए 1670 में उन्होंने दोबारा सूरत पर आक्रमण किया। सूरत लूटपाट के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्धि 7वें आसमान तक जा पहुंची और उन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया।
इसी के साथ शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कर खुद को छत्रपति घोषित किया। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, आइए जानते हैं। फ्रॉम शिवाजी टू छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, वेस्टर्न महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु वहां के ब्राह्मणों ने शिवाजी का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार शिवाजी क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। हालांकि कुछ समय बाद मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी यानी चिटनीस पद पर तैनात बालाजी आवाजी के नेतृत्व में शिवाजी के क्षत्रिय होने का प्रमाण ब्राह्मणों को दिया गया। प्रमाण के मुताबिक बालाजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से किया, जिससे संतुष्ट होकर ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए राजी हो गए। इसके पश्चात देश विदेश के अधिकारी, जनता और ब्राह्मणों को साक्षी बनाकर शिवाजी का 6 जून 1674 को राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके साथ ही शिवाजी को उनकी जनता द्वारा छत्रपति का खिताब दिया गया, जिसके बाद से वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रख्यात हुए और बचपन में देखा गया उनका हिंदवी स्वराज्य का सपना सच हुआ। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए अष्टप्रधान की स्थापना की। ये सभी मंत्री राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा संभालते थे, जिसके साथ ही वे शिवाजी को असिस्ट करने का कार्य भी करते थे। अष्टप्रधान की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पेशवा रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे, सरी नौबत या सेनापति मिलिट्री कमांडर थे, अमात्य अकाउंटेंट जनरल का काम देखते थे, वहीं वाक़े नवीस के पास इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स का जिम्मा था, सचिव का काम कॉरेस्पॉन्डेंस देखना था और सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनी कहे जाते थे। इसके अलावा न्यायाधीश राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे और पंडित राव चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शिवाजी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने हिंदू दरबार के कई पुराने ट्रेडिशंस को भी पुनर्जीवित किया और अपने राज्य में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया। उनके राज्य में हिंदू पंडित की तरह मुस्लिम मौलवीज को भी बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना और मंत्रिमंडल में भी कई मुस्लिम अधिकारी तैनात थे। बात अगर शिवाजी महाराज के सैन्य बल की करें तो भारतीय राजाओं में वो पहले थे जिन्होंने नेवल फोर्स को तैयार किया। उन्होंने अपनी अनुशासित सेना तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मराठा रीजन में एक सभ्य शासन स्थापित किया। 6 सालों तक कुशलतापूर्वक राज्य करते हुए अंत में एक लंबी बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। भारत की इस धरती पर ऐसे कई महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक हैं। इनके शौर्य, जज्बे और रणनीति की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसकी वजह से भारत में मुगल काल में भी एक नए हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई। और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये शौर्य गाथा आज भी देश के कोने कोने में गाई जाती है और इन्हें लोग एक राजा की तरह नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।